Okay, can you people see my screen now? Yes, ma'am. ओके, स्टार्टिंग विद लिटरेरी टर्म्स एंड मूवमेंट्स। हम अल्फ़ाबेटिकली इनको कवर करेंगे क्योंकि लिटरेरी टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से भी इम्पोर्टेंट है और इन जनरल आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से भी इम्पोर्टेंट है, और आप कभी भी इनको इकट्ठे नहीं लर्न कर सकते हैं। इनको लर्न करने के लिए हमेशा आपको मुझे लगता है एक 1 डे में अगर आप 5 करोगे तो इट्स लाइक मोर देन इनफ। इससे ज़्यादा आप डाइजेस्ट ही नहीं कर पाओगे। अच्छा, सबसे पहले हम बात करते हैं एलिग्री की। एलिग्री हम कहते हैं, एलिग्री इज बेसिकली जब हम आप ये कह लें कि जितने भी शायर लोग होते हैं ना, पोइट्स, राइटर्स, इन सबको वर्ड्स के साथ खेलने का बड़ा शौक होता है। और जो सबसे अच्छा राइटर होता है ना, ज़्यादातर जो अच्छे राइटर होते हैं वो कभी भी डायरेक्ट वर्ड्स में अपनी बात नहीं कहते हैं, वो हमेशा इतना डीप आपको जरा सोचना पड़ता है। एम आई कम्प्रीहेंडिंग राइटर्स पॉइंट ऑफ व्यू इन द राइट वे और नॉट, मुझे राइटर की सही समझ आ रही है या नहीं आ रही है। यानी वो एक लफ्जों के साथ खेलते हुए वो जो हमें एक सरफेस स्टोरी लग रही होती है, अपॉरेंटली अगर हम पढ़ रहे हैं, उसके नीचे एक और हिडन मीनिंग होता है। जैसे लेट सपोज एलिग्री की एक एग्जांपल ये हो सकती है कि हो सकता है कि कोई वॉर टाइम चल रहा हो या वॉर की एंटीसिपेशन हो, और जो हमें दो नेबर्स हैं वो आपस में एक दूसरे के घरों की तरफ रॉक्स फेंकते हुए नजर आ रहे हों, पत्थर फेंकते हुए नजर आ रहे हों, और ये हमें अपॉरेंटली ये समझ आ रहा है कि दो नेबर्स हैं, उन दोनों में आपस में कुछ डिफरेंसेस हुए हैं, और उन डिफरेंसेस की बेसिस पे ये दोनों नेबर्स इस हद तक आगे चले गए हैं दैट दे स्टार्टेड थ्रोइंग रॉक्स एंड स्टोन्स एट ईच अदर। लेकिन असल में कहानी क्या है कि ये दोनों कंट्रीज के दरमियान में, हो सकता है कि राइटर दो कंट्रीज के दरमियान में जंग की बात कर रहा हो। तो ये एक एलिग्री की एग्जांपल है कि सरफेस मीनिंग, सरफेस पे राइटर कोई और बात कर रहा हो और हिडन मीनिंग इसका कोई और हो। मसलन आपने द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया, मुझे यकीन है कि आप में से बहुत से लोगों ने पढ़ी होगी या आपने मूवी लास्ट में देखी होगी, लुइस क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया। अब इसमें एक करेक्टर था अजलान का, जो लाइन होता है ना, जो कि अपने आप को सेक्रीफाइस कर लेता है टू सेव एडमंड्स लाइफ। तो दरअसल वो एक बिब्लिकल एलिग्री है जो कि रेफर करती है टुवर्ड्स क्राइस्ट, कि जिस तरह से क्राइस्ट ने अपनी नेशन को सेव करने के लिए उन्होंने अपने आप को सेक्रीफाइस कर लिया, इसी तरह से अजलान इज बेसिकली एन एलिग्रिकल सिंबल कि वहाँ पे वो क्राइस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो राइटर ने अजलान के थ्रू क्राइस्ट का एक वो एलिग्री दी हुई है। दूसरा फेरी क्वीन तो बहुत एक फेमस एलिग्री है। इसमें एडमंड स्पेंसर ने जो क्वीन ग्लोरियाना का कैरेक्टर दिया ना, तो क्वीन ग्लोरियाना के जरिए जब वो क्वीन ग्लोरियाना को ग्लोरीफाई कर रहा होता है, उनके जस्टिस के बारे में बातें कर रहा होता है, तो बेसिकली वो रेफर कर रहा होता है क्वीन एलिजाबेथ को। तो यहाँ पे हमने देखा कि एडमंड स्पेंसर अपारेंटली क्वीन ग्लोरियाना की बात कर रहा है, लेकिन असल में उसके मतलब क्या है, क्वीन एलिजाबेथ को रेफर कर रहा है। इस तरह से वहाँ पे जो उसे वो जो अगली क्रीचर्स दिखाता है, तो दरअसल वो अगली क्रीचर्स जितनी भी हैं वो सारी की सारी रेफर कर रही होती हैं उस वक्त के कैथोलिक के जितने भी चर्च वगैरह हैं उनको। तो बेसिकली यहाँ पे एडमंड स्पेंसर डबल गेम, इट्स लाइक प्लेइंग अ डबल गेम। तो एडमंड स्पेंसर अपारेंटली तो हमें यही लग रहा है कि जैसे वो सिर्फ वैसे बात कर रहा है, लेकिन वो इन फैक्ट ही इज एक्चुअली रेफरिंग टू लाइक जो हमें अगली फीचर नजर आ रही होती हैं वो सारी की सारी कैथोलिक्स को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं, और जो क्वीन है वो हमें क्वीन एलिजाबेथ के तौर पे रिप्रेजेंट करते हुए नजर आती है। तो एलिग्री आप लोगों को क्लियर है? अगर कोई मसला है तो आप अभी बता दें ताकि हम साथ साथ इसको क्लियर भी करते जाएं। यू कैन राइट इट इन द चैट बॉक्स either it is clear or not. ओके, नेक्स्ट है हमारे पास एलिट्रेशन। एलिट्रेशन हम कहते हैं रेपिटेशन ऑफ द इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड, यानी जो इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं अगर वो नियर बाय वर्ड्स में रिपीट हो रही हों तो इनको हम कहते हैं एलिट्रेशन। जैसे आप इसको एक वर्ड याद रख लें, शी सेल्स सी शेल्स बाय द सी शोर, ये बहुत इसकी एलिट्रेशन की एक फेमस एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे हमें सा साउंड रिपीट हो रही है बार बार, तो ये जो सा साउंड है दरअसल ये एलिट्रेशन की एक एग्जाम्पल है कि सा साउंड की रेपिटेशन इस बात को इंडिकेट करती है कि यहाँ पे जो कॉन्सोनेंट साउंड है वो नियर बाय वर्ड्स में रिपीट हो रही है, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एलिट्रेशन।
नेक्स्ट, द सोल सिलेक्ट्स हर ओन सोसाइटी। अब यहाँ पे साथ साथ साउंड दोबारा रिपीट हो रही है, तो ये भी हमारे पास एक एलिट्रेशन है। इसके अलावा टाइम एंड टाइड जैसे हम कहते हैं, तो टाइम एंड टाइड में टाटा साउंड रिपीट हो रही है, तो वो हमारे पास एक एलिट्रेशन हो जाएगी। शट्स द डोर, तो यहाँ पे ये ओवरऑल एमिली डिकिंसन की एक पोएम है, उसके अंदर से मैंने ये लिया हुआ है। तो इसके अंदर फुल हम देखते हैं कि इन दोनों लाइंस में साथ साथ साउंड रिपीट हो रही है, तो इट्स एन एग्जांपल ऑफ एलिट्रेशन। तो एलिट्रेशन तो बहुत आसान है कि इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड्स की जो रेपिटेशन है उसको बेसिकली हम एलिट्रेशन कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास एसोनेंस। एसोनेंस हम कहते हैं रेपिटेशन ऑफ द सिमिलर वॉल साउंड्स। अब आपने डिफरेंस देखना है कि क्या डिफरेंस है बिटवीन एलिट्रेशन एंड एसोनेंस। एलिट्रेशन कॉन्सोनेंट साउंड्स की रेपिटेशन थी और एसोनेंस वाउल साउंड्स की रेपिटेशन है। वाउल साउंड्स कौन सी है? आ, ए, ई, ओ, ऊ, ये हम सबको पता है। तो इन साउंड्स की नियर बाय वर्ड्स में रेपिटेशन को हम एसोनेंस कहते हैं। जैसे शी सीम्स टू बीइंग रेज ऑफ सनशाइन विद हर आईज ऑफ ग्रीन, तो ई साउंड यहाँ पे मुसलसल रिपीट हो रही है, तो ये हमारे पास एसोनेंस की एग्जांपल है। इस तरह से डैफोडिल्स में से एक मैंने लिया है, बिसाइड द लेक बीनीथ द ट्रीज फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, यहाँ पे भी ई साउंड रिपीट हो रही है, ये हमारे पास एसोनेंस की एग्जांपल है। इज इट क्लियर? If there is anything which is unclear to you people, you can communicate to me, no issue. इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है अलूजन। अलूजन का बहुत आप में से बहुत से लोगों को पता भी होगा। तो अलूजन क्या है? बेसिकली ये रेफरेंस है किसी दूसरी चीज की तरफ। यानी आप एक राइटर का काम पढ़ रहे हैं, आप कोई नॉवल पढ़ रहे हैं, उसी एक नॉवल में राइटर ने अपने किसी और वर्क का रेफरेंस दिया हुआ है, या राइटर ने किसी और राइटर के वर्क का रेफरेंस दिया हुआ है। अलूजन हम अपनी आम जो डेली लैंग्वेज है उसके अंदर भी यूज करते हैं। जैसे अगर हमने किसी की वीकनेस के बारे में बात करनी हो तो हम एक्लीज हील कह सकते हैं। हमने कल ट्रोजन वॉर में एक्लीज हील के बारे में पढ़ा था कि एक्लीज हील क्या थी। किसी भी वीकनेस को अगर हमने रेफर करना हो किसी की, तो हम उसे एक्लीज हील कहते हैं। हम जैसे कह सकते हैं कि अगर कोई बंदा बहुत फूडी है तो फूड उसका एक्लीज हील है कि वो खाए बगैर रह नहीं सकता। इस तरह से एरो ऑफ लव ये क्यूपर्ड की तरफ रेफर करता है। क्यूपर्ड इज लाइक गॉड ऑफ लव, ग्रीक गॉड ऑफ लव, तो उसकी तरफ रेफर कर रहा है एरो ऑफ लव। तो ये हम अपनी डेली लैंग्वेज में भी यूज करते हैं। इसके अलावा लिटरेचर में आपको अलूजन्स की बहुत सी एग्जांपल्स मिलती हैं। जैसे अप्रैल इज द क्रूलेस्ट मंथ, ब्रीडिंग लाइलैक्स आउट ऑफ द डेड लैंड, मिक्सिंग मेमोरी एंड डिजायर, स्ट्रिंग द रूट्स विद स्प्रिंग रेन। अच्छा, आप में से कितने लोगों ने चौसर पढ़ा हुआ है? एनीवन हु नोज लाइक द इनिशियल लाइंस ऑफ प्रोलोग टू द कैंटरबरी टेल्स? किसी को उसकी इनिशियल लाइंस याद है? तो दे कैन राइट इट इन द कमेंट बॉक्स। जिसमें वो कहता है कि अप्रैल सबसे ज्यादा कूल मंथ है। तो यहाँ पे बेसिकली अप्रैल का रेफरेंस चौसर की कैंटरबरी टेल्स को इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ पे टी.एस. एलियट ने अपने वर्क में किसी और बंदे के वर्क का रेफरेंस दिया हुआ है, तो ये हमारे पास अलूजन है। और टी.एस. एलियट की जो द वेस्ट लैंड, ये तो अलूजन से बड़ी पड़ी है। इसके अलावा अगर हम पाकिस्तानी लिटरेचर में देखें तो आप में से बहुत से लोगों ने निमर अहमद का हालम पढ़ा होगा। वो हालम में जन्नत के पत्ते के जो हीरो है जहान, उसका रेफरेंस देती है, तो ये भी एक अलूजन है। तो अलूजन बेसिकली हम किसे कहते हैं? जिसमें राइटर, कोई भी राइटर अपना कोई नॉवल लिख रहा है, उस नॉवल में, उस पोइट्री में, किसी भी अपने वर्क में अपने किसी और वर्क का, किसी और राइटर के वर्क का, किसी मिथ का जो रेफरेंस देता है, उसको बेसिकली हम लोग कहते हैं अलूजन। आई होप इट्स क्लियर। इफ नॉट यू कैन टेल इट टू मी in the comment box, no issue. Okay, next हमारे पास है एक मूवमेंट है। 4 मैन लिटरेरी टर्म्स नहीं थी, इट्स अ मूवमेंट नाउ, एंग्री यंग मैन। एंग्री यंग मैन की जो मूवमेंट है बेसिकली ये स्टार्ट हुई थी 1950s में। जब भी 1950s वाला टाइम आपने देखना है ना, ये बड़ा क्रूशियल पीरियड था। क्यों? क्योंकि वार एंड हुई थी, और वार के बाद वाला जो टाइम पीरियड है ना, इट वाज लाइक टू डिफिकल्ट पीरियड फॉर नॉट ओनली ब्रिटेन बट फॉर द होल वर्ल्ड। क्योंकि वर्ल्ड वार थी, काफी मेगा स्केल पे हो रही थी। एग्जिस्टेंशियलिज्म, अब्सर्डिज्म, ये जितनी भी उस टाइम की मूवमेंट्स थी, ये सारी आफ्टर पोस्ट वार इरा में मोस्टली ज्यादा फ्लरिश हुई थी। उन्हीं में से एक मूवमेंट थी एंग्री यंग मैन। अब आपको ये पता है कि जब भी वॉर होती है ओवरऑल कंट्री का पूरा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है उससे।
जब वर्ल्ड वॉर 2 हुई थी तो इसके बाद ब्रिटेन ने ये प्रोमिस किया था कि वो दोबारा से जितने भी कंट्री के हालात हैं उनको नॉर्मलाइज करेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनका जो प्रॉस्पेरिटी प्लान है वो इतना सक्सेसफुल नहीं हो सका। तो उनमें से कुछ राइटर्स थे जो कि ऑक्सफोर्ड से पढ़े हुए थे, काफ़ी ज़्यादा ये इंटेलेक्चुअल भी थे, एजुकेटेड भी थे, लेकिन दे वर नॉट हैविंग इनफ अपॉर्चुनिटीज़। तो उन्होंने कुछ प्लेस लिखना शुरू किए। उस उन प्लेस में दे एक्चुअली एक्सप्रेस देयर स्कॉर्न, हेटर्ड, डिससेटिस्फेक्शन, डिसअफेक्शन, जितनी भी है उनका जो सोशियो पॉलिटिकल ऑर्डर था कंट्री का, कि कंट्री की जो सोसाइटी का क्या ऑर्डर है, जो पॉलिटिकल ऑर्डर है, उसके खिलाफ उन्होंने एक डिससेटिस्फेक्शन का बेसिकली इजहार किया था उन तमाम प्लेस में, कि कंट्री ने जितना भी ब्रिटेन गवर्नमेंट ने प्रोमिस किया था कि वो चेंज लेकर आएंगे, हालात को नॉर्मलाइज करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं हो सका। स्पेशली ये लोग अगेंस्ट थे अपर और जो अपर मिडिल क्लास है उनकी हिपोक्रेसी के अगेंस्ट। ये बहुत ज्यादा थे कि जो अपर क्लास है दे आर लाइक टू मच हिपोक्रेट और वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, और जो लोअर क्लास थी उनकी उन्होंने मिजरी को रिप्रेजेंट किया हुआ था अपनी तमाम की तमाम प्लेस में, वर्क्स में, अपनी पोएम्स में, अपने नॉवल में। अब आपने जॉन ऑसबॉर्न का नाम लाजमी याद रखना है। जॉन ऑसबॉर्न का एक प्ले था लुक बैक इन एंगर, ये इस मूवमेंट का एक रिप्रेजेंटेटिव वर्क बन गया। अब लुक बैक इन एंगर की अगर हम बात करें तो इसकी मैं आपको सिर्फ समरी बता देती हूँ, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ सुन लें उसको, अगर आप उस प्ले को सुन लेंगे ना तो उसकी समरी सुन लेंगे तो मेरे ख्याल में काफ़ी हद तक आपको एंग्री यंग मैन की जो मूवमेंट है वो क्लियर हो जाएगी। होता कुछ यूं है कि देवर लाइक एक बंदा होता है, उसका नाम होता है जिमी पोर्टर। अब ये जो जिमी है ना, जिमी बहुत एक लोअर मिडिल क्लास से ताल्लुक रखने वाला है, अच्छा खासा पढ़ा लिखा बंदा है, लेकिन इसके पास इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। अपॉर्चुनिटीज़ ना होने की वजह से काफ़ी अनसेटिस्फाइड है, एक हिसाब से मिसोजाइनिस्ट बन गया है, हर बात पे लड़ना झगड़ना आर्ग्यू करना, उसकी हैबिट कुछ ऐसी वाली बन गई हुई है। अब ये शादी करता है एक अपर मिडिल क्लास से ताल्लुक रखने वाली लड़की जिसका नाम होता है एलिसन। अब एलिसन काफ़ी एक अच्छी क्लास से ताल्लुक रखती है और जिमी जोन सा है वो लाइक काफ़ी लोअर क्लास से ताल्लुक रखता है। और जिमी और एलिसन इस प्ले का आगाज ही ऐसे होता है कि जिमी वाज लाइक शाउटिंग टुवर्ड्स एलिसन कि तुम लोगों को क्या पता कि हमारी क्या सफरिंग होती हैं, तुम लोगों को सफरिंग्स का पता ही नहीं है, ये वो उसको डिफरेंट बातें सुना रहा होता है। और इनका ही एक फ्रेंड होता है क्लिफ। ये लोग सारे एक ही हाउस में रह रहे होते हैं, एक ही फ्लैट में, एक ही अपार्टमेंट में रह रहे होते हैं। अब और ओवरऑल जिमी और एलिसन जो उनसे हैं जब ये आर्ग्यू कर रहे होते हैं तो इनका कुछ जो झगड़ा है वो इस लेवल का पहुंच जाता है कि जिमी हर्ट करता है एलिसन को, यानी उसको वो कपड़े प्रेस कर रही होती है तो वो उसको कुछ कहता है जिसकी वजह से उसका हाथ जल जाता है। तो जिमी तो कुछ नहीं कहता, वो चुप कर जाता है। क्लिफ उसको काफी कंसोल करता है कि नो डोंट वरी, वो तुमसे बहुत ही इज एक्चुअली इन लव विद यू, बस ये कि वो जरा डिप्रेस हुआ है तो इसलिए ऐसा हो रहा है, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट हिम, ये सारा कुछ कह के इसके बाद क्लिफ एक्चुअली किसीज एलिसन, मतलब काफ़ी इनका इंटीमेट रिलेशन भी होता है और जिमी देख लेता है ये, लेकिन वो कुछ नहीं कहता है। उसके लिए ये बिल्कुल एक नॉर्मल बात होती है। और इसके बाद कुछ टाइम मज़ीद गुजरता है तो एलिसन की एक दोस्त होती है हेलिना। हेलिना इनके घर रहने के लिए आती है। अब जिमी जब ये देखता है कि हेलिना इनके घर में रहने के लिए आई हुई है तो उसको मजीद गुस्सा चढ़ता है। वो कहता है तुम्हें तुम्हें पता ही नहीं है कि मेरी जिंदगी में क्या मसले चल रहे हैं, तुम आगे से मजीद अपनी दोस्तों को भी बुलाना शुरू कर दो, और तुम्हें पता ही नहीं है कि व्हाट इट फील्स टू बी हर्ट। जितनी को हमारी सफरिंग्स हैं हम लोअर क्लास वालों की, तुम मिडिल क्लास वालों का इसका कोई आइडिया ही नहीं है। काश ऐसा हो कि यू बिकेम प्रेग्नेंट एंड देन यू लूज दैट बेबी, तो तुम्हें आइडिया होगा कि हर्ट होना कहते किसे हैं। तुम्हें तो हर्ट होने का मीनिंग तक भी नहीं पता है। यू पीपल आर लाइक सो सुपरफिशियल एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब हेलिना उनके घर में रहने के लिए आ जाती है। बहरहाल जब हेलिना आती है तो वो एलिसन को कहती है कि जिमी तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा कर रहा है, ही एक्चुअली नीड्स टू लीव यू, और तुम उसके साथ रह क्यों रही हो, मैंने बल्कि तुम्हारे फादर को फोन कर दिया तो वो तुम्हें लेने के लिए आ जाएंगे, तो तुम उनके साथ चली जाना। अब एलिसन एग्री कर जाती है, इसका मतलब ये है कि वो भी इतना हैप्पी नहीं है इसके साथ, जिमी के साथ। अब बहरहाल जो एलिसन है वो अपने फादर के साथ चली जाती है और हेलिना वो एलिसन हेलिना को कह के जाती है कि तुम जिमी को बता देना डेट आई एम प्रेग्नेंट, आई एम एक्सपेक्टिंग,
तो बस उसको बस ये इतना बता देना। अब इसके बाद जिमी जब ये देखता है कि एलिसन जा रही है तो वो कहता है हाँ मुझे पता है, ये सारी की सारी जो मिडिल क्लास औरतें हैं ना वो होती ऐसी हैं, जाओ जाओ तुम भी चली जाओ। गुड बाय नोट दे के वो उल्टा हंसता है उसके ऊपर। और इसके बाद हेलिना जाने की बजाय वो जिमी के अपार्टमेंट में ही स्टे कर लेती है। एंड जिमी पहले तो उसको बहुत बातें सुनाता है, बट देन दे बोथ लाइक फेल इन लव, और जिमी की हेलिना के साथ शादी हो जाती है। अब हेलिना उसके साथ रह रही होती है और हमें बाद में कुछ एक्ट्स में पता चलता है कि जिमी इतना शाउट नहीं करता हेलिना पे जितना वो एलिसन पे करता था। और इसके बाद विद द पैसेज ऑफ टाइम एलिसन वापस आती है एंड शी वाज टू पेल एट दैट टाइम। तो एलिसन जोन सा है, एलिसन इतनी पेल हुई होती है इस तरह से शी इज क्वाइट हर्ट, तो वो बताती है दैट शी हैज लॉस्ट हर बेबी। तो जिमी को अपनी वो बात याद आती है कि तुम्हें क्या पता सफरिंग का, तुम अपना बेबी लूज करो तो तुम्हें पता चलेगा कि सफरिंग होती क्या है। तो जिमी शॉक रह जाता है और हेलिना कहती है कि व्हाट शी हैज डन, और वो इनको छोड़ देती है। और उसके बाद जिमी और एलिसन दोबारा रहना शुरू कर देते हैं। अब अपारेंटली आपको ये लग रहा होगा ये हो क्या रहा है। हो ये रहा है कि जो लोअर मिडिल क्लास है ये कितना इनका इनके अंदर हेटर्ड आ गई है, इनके अंदर गुस्सा आ गया है टुवर्ड्स अपर क्लास। इनका जो रिलेशनशिप्स हैं, इनकी मैरिजेस हैं, वो कितनी ज्यादा सफर कर रही हैं, ऐसे जैसे इनकी जिंदगी में देयर इज नो पर्पस इन देयर लाइफ। और इसके बाद एलिसन और क्लिफ के रिलेशन को देखे जिमी कोई कमेंट पास नहीं करता। इसका मतलब ये है दैट दे हैव स्टार्टेड accepting those things which they shouldn't accept, मतलब उनकी साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स भी हो रहे हैं। इसके बाद हेलिना का जिमी के साथ शादी कर लेना ये इस बात को सिंबलाइज कर रहा होता है कि जो अपर मिडिल क्लास है दे आर टू हिपोक्रेट। जैसे उसने कहा था लुक बैक इन एंगर में, जितने भी प्ले राइट्स लिखते थे वो कहते थे कि जो सोशियो पॉलिटिकल ऑर्डर है, एक तो उन्होंने सोसाइटी पे क्रिटिसाइज किया हुआ है, सोसाइटी पे क्रिटिसाइज करने के साथ साथ उसने ये किया हुआ है कि जो अपर क्लास के लोग होते हैं दे आर टू हिपोक्रेट। अब हेलिना पहले एलिसन को कह रही होती है कि व्हाई यू आर इवन स्टेइंग विद जिमी, यू शुड लीव हिम, और उसके बाद वो उसके साथ शादी कर लेती है। तो मतलब शी वाज नॉट इवन सिंसियर विद एलिसन। तो ये सारी की सारी जितनी भी कैरेक्टर्स हैं इनके थ्रू हमें पता चलता है कि दे आर क्वाइट इमोशनली एंड मेंटली डिस्टर्ब। और ये इमोशनली और मेंटली डिस्टर्बेंस क्यों आई है वॉर के बाद, गवर्नमेंट इज डूइंग नथिंग टू एक्चुअली फैसिलिटेट पीपल, जिसकी वजह से लोग अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से दे आर ऑल्सो फॉलिंग विक्टिम ऑफ मैनी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। और इसकी वजह से उनके अंदर एक इम्पेशंस रिजेंटमेंट पैदा हो रही है। और जो अपर क्लास है दे आर एक्चुअली हिपोक्रेट, और वो काफ़ी मीडियोकर हैं एंड दे आर like pretending something else and they are actually doing practically something else. अब आपको लुक बैक इन एंगर को कैरेक्टर्स को याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, इसका आपने कुछ भी याद नहीं करना है, आपने सिर्फ ये याद रखना है कि ये जॉन ऑसबॉर्न का प्ले था और उसके बाद एंग्री यंग मैन की मूवमेंट को काफी फेम मिला। अब अगर हम आज की मूवमेंट देखें तो डेट्स ऑल। मैं एक दफा रिवाइज कर देती हूँ, उसके बाद मैं आपसे चाहे आपके माइक ऑन करवा के पूछ लूंगी कि अगर आपको जिस चीज की समझ नहीं आई वो हम क्लियर कर लेंगे। एलिग्री अ स्टोरी विद डबल मीनिंग, एक ऐसी स्टोरी जिसके दो मीनिंग्स होते हैं, एक हिडन मीनिंग होता है और एक अपारेंट मीनिंग होता है। और राइटर अपारेंटली कुछ और लिख रहा होता है लेकिन उसका मतलब कुछ और है। जैसे द क्रोनिकल्स ऑफ नार्निया में जो असलान है वो हमें बज़ाहिर लगता है कि वो एक लाइन है, बड़ा पावरफुल है, बड़ा सिंसियर है, लेकिन एक्चुअली वो रेफर कर रहा होता है क्राइस्ट को। और इसके बाद एलिट्रेशन इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड्स की रेपिटेशन को हम कहते हैं। जब वाउल साउंड आसपास में कहीं आएगी वर्ड्स में तो वो उसे हम एसोनेंस कहेंगे। अलुयन, जब राइटर अपने काम में किसी और के काम का हवाला देगा तो इसको हम अलुयन कहेंगे। और एंग्री यंग मैन एक ऐसी मूवमेंट जो कि 1950s में इमर्ज हुई थी और ये ब्रिटिश मूवमेंट थी, ये भी आपने याद रखना है। ब्रिटिश मूवमेंट थी, 1950s में इमर्ज हुई थी। और ये इसमें जो जितने भी प्ले राइट्स थे ये लो बैकग्राउंड से ताल्लुक रखते थे, लो क्लास से ताल्लुक रखते थे, और वो सोसाइटी से सोशियो पॉलिटिकल ऑर्डर से डिससेटिस्फाइड थे। और अपर मिडिल क्लास के खिलाफ उन्होंने काफ़ी ज़्यादा उनकी हिपोक्रेसी के ऊपर बात की। और इसमें हमें ऑसबॉर्न का नाम याद रखना है क्योंकि ये उसके लीडिंग फिगर्स में से है, और उसका प्ले लुक बैक इन एंगर। दैट्स ऑल। नाउ इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी। और इसके बाद फिर हम नेक्स्ट करते हैं व्हेन डिड एप्पल विद हिज। ठीक है तहरीम, आपने वो prologue to the Canterbury Tales का बताया। Is there any confusion to anyone related to any topic? You can clear it to me right now, so we may move on to the next topic. किसी को कोई मसला है तो वो भी पूछ लें प्लीज। आप माइक ऑन करके भी कर सकते हैं और आप वैसे भी मैसेज में भी टाइप कर सकते हैं।
कम ऑन गर्ल्स। फातिमा, आपको सारा क्लियर है? हिना? Okay, let's move towards next topic. अस्सलाम वालेकुम मैम। Okay, Sania, sorry, I was on a call. Alliteration में कॉन्सोनेंट साउंड की रेपिटेशन होगी। ए ई आई ओ यू के अलावा जितने भी वर्ड्स होते हैं ना, उनको हम कहते हैं कॉन्सोनेंट, और ए ई आई ओ यू को हम कहते हैं वाउल साउंड। अब अगर तो कॉन्सोनेंट की रेपिटेशन हो रही है ना, तो वो एलिट्रेशन है। जैसे हमने कहा शी सेल्स सी शेल्स बाय द सी शोर। अब इसमें एस 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 कॉन्सोनेंट साउंड है, उसकी रेपिटेशन हो रही है, तो वो एलिट्रेशन है। अगर वाउल साउंड की रेपिटेशन हो रही है ना, तो वो एसोनेंस है। जैसे हमने उसके अंदर ये डिस्कस किया था, हमने एग्जांपल दी थी इसकी, बिसाइड द लेक बीनीथ द ट्रीज। ई ट्रीज में भी ई साउंड आ रही है, बीनीथ में भी ई साउंड आ रही है, ब्रीज में भी ई साउंड आ रही है, तो एक जैसी साउंड रिपीट हो रही है, तो इसको हम कहेंगे एसोनेंस। ठीक है, तो मैम किस नहीं हो एसोनेंस जाएंगे में आपके? आपने याद एसोनेंस में रखना स्टार्ट एलिट्रेशन में में तो कॉन्सोनेंट साउंड है, कॉन्सोनेंट आता एसोनेंस है में ना, वाउल साउंड है। ठीक है, तो इट्स नॉट लेकिन मैम वो तो a big दरमियान में deal. आ रहा है ना वाउल Tanya, साउंड। I hope it's clear to you now. जी मैम। अगर अभी भी क्लियर नहीं है तो आप कर दें मैसेज मुझे, मैं मजीद फिर देख लेती हूँ इसमें। आपको जो पॉइंट है आप माइक अपना अनम्यूट करके भी पूछ सकती हैं। ओके, इफ नॉट देन मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट टॉपिक।